हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक जो पीछे रह गया था अपना उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सर पढ़ा रहे हैं उसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक अभी तक पढ़ लिया है। मैं उसका एक छोटा सा टॉपिक जो पीछे रह गया था उसको मैं आपको क्लियर करा देता हूं, और उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और जो ये चार्जिंग है इससे रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चंस जो नीट और जेई एनडीए जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुटअप किए जाते हैं। तो जो पोर्शन बच गया था उसमें स्टार्ट करते हैं चार्जिंग से, कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ है वो किससे हुआ है? चार्ज से हुआ है। तो ये चार्ज कहाँ से आया है? तो चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया है। वी कांट क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज, वी कैन ओनली एक्सचेंज इट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम चार्जिंग कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला हमारे पास है फ्रिक्शन, सेकंड वन जो है वो है आपका कंडक्शन, और थर्ड वन जो है वो इंडक्शन। यानी कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज किस टाइप से कर सकते हैं, चार्ज किस टाइप से कर सकते हैं, उसमें पहला मेथड मैंने लिया है फ्रिक्शन। डियर, हमें पता है कि कोई भी आपके पास दो मटेरियल हैं, अगर हम उनकी रबिंग करते हैं आपस में, तो रबिंग करने से, जैसे कोई भी दो मटेरियल आपके पास हैं जिनकी हम यूं इस टाइप से रबिंग करते हैं, रबिंग करने से एनर्जी मिलेगी, और जिसके एटम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी। आपने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन के इक्वल होती है, तो इलेक्ट्रॉन उस एटम से इजेक्ट हो जाता है, उसका इजेक्शन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकल जाता है। रिपीट कर रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्विंग करते रहेंगे, एटम के अंदर इनसाइड आपका बताएं तो न्यूक्लियस होगा, और ये ऐसे इसमें ऑर्बिट होंगी, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते रहेंगे। सिमिलरली कोई दूसरा एटम है, उसमें भी न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये ऑर्बिट हैं, और ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहेंगे, यानी कि रिवॉल्विंग करते रहेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं, फ्रिक्शन को हम बोलते हैं घर्षण, इसको हम बोलते हैं चालन कंडक्शन, और इंडक्शन को हम बोलते हैं हिंदी में प्रेरण। तो पहला हम पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन से, यानी कि घर्षण से हम कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन से कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैंने बताया कि एटम की अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो उसमें न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में रिवॉल्विंग कर रहे हैं। जब हम इन दोनों की रबिंग करेंगे, रबिंग करने से एनर्जी मिलती है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि कम से कम वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी की वैल्यू वर्क फंक्शन के इक्वल होगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे आ जाएगा। अब क्योंकि पहले ये न्यूट्रल था, इसके पास जितने प्रोटॉन थे कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर, उतनी की उतनी नंबर ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। यानी कि किसी भी एटम की बात करें कि आप जानते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, निरावेशित होता है, क्योंकि उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही ऑर्बिट में मिला करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का परिमाण, उतना का उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि चार्ज का परिमाण होता है। ये हमने देखा। तो
जितने इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होता है, उसका नेचर है वो अपोजिट होता है, अनलाइक चार्ज होते हैं। इसलिए एटम की अगर बात करें तो एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। पहले जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही इजेक्शन हुआ, इजेक्शन क्यों हुआ कि जब हमने इनकी रबिंग की, जब इनको हमने आपस में रगड़ने से एनर्जी मिली और एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, इस पर प्लस ई चार्ज आ गया है। सपोज दैट पहले इसके पास 20 प्रोटॉन थे, प्लस 20 ही इलेक्ट्रॉन थे, माइनस 20 टोटल कितना चार्ज था, 0 था रबिंग से पहले। जैसे ही मैंने रबिंग की तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। तो अब इसकी नई कॉन्फ़िगरेशन जो आई है वो प्लस 20 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो माइनस 19 यानी कि अब इस पर कितना चार्ज हो गया, प्लस ई। सिमिलरली अगर मैं उसकी बात करूं, मैं रफ एक आइडिया ले रहा हूं, अगर इस पे 30 इसके पास प्रोटॉन थे तो उस पर टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, प्लस 30 और 30 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो माइनस 30 और नेट चार्ज कितना, 0। कब, बिफोर रबिंग। बिफोर रबिंग चार्ज की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब मैंने रबिंग की और मैंने ये कंसिडर किया कि इसका वर्क फंक्शन इससे कम है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो थोड़ी सी एनर्जी लेते ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब इस पर नया जो कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 30 और ये 30 जो था एक और एक्स्ट्रा हो गया तो ये हो गया माइनस 31 और ये हो गया माइनस। यानी कि हमने ये कहा कि जो एटम ए है उस पर चार्ज की वैल्यू हो गई है प्लस ई और दूसरे वाले पर हो गई है माइनस ई। तो इस टाइप से हमने फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर दिया है। इसके हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप ये बता सकते हैं कि एक ग्लास रोड लिया हमने, ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ घर में सबके पास मिल जाएगा। ग्लास के कोई भी रोड आपने अपनी स्केल ले ली, कुछ भी ले लिया ग्लास का, और एक आपने प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, ग्लास का, और दूसरा सिल्क का कोई कपड़ा ले लिया आपने, सिल्क क्लॉथ। उन दोनों की आपने रबिंग की, रबिंग करेंगे तो एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एबेनॉइड रॉड और एक बिल्ली की जो खाल होती है, स्किन ऑफ कैट, उन दोनों को भी जब आपस में अपन रबिंग करते हैं तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो चार्ज हमने क्रिएट नहीं किया है, चार्ज को हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। इस बात को याद रखेंगे आप कि चार्ज को हमने बनाया नहीं है, चार्ज को हमने बनाया नहीं है, हमने ओनली उसको ट्रांसफ़र किया है एक से दूसरे पर। तो जहाँ से चार्ज निकला है वहाँ पे पॉजिटिव आ गया और जहाँ पे चार्ज गेन किया है जिसने उसको प्राप्त किया है वहाँ पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, पॉजिटिव का ट्रांसफ़र नहीं होता है। पॉजिटिव का ट्रांसफ़र क्यों नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। और आपने पढ़ा है 10th क्लास में या 9th क्लास में कि न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। यानी कि प्रकृति में जितने भी बल पाए जाते हैं, जितने भी फोर्सेज हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फोर्स है वो कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर मोस्टली जो पार्टिकल्स होते हैं वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Then we can say that proton and neutron are strongly attached to each other from a very strongest
फोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ से इतना प्रबल बल है, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से इजेक्ट नहीं होगा। जब हम रबिंग करेंगे तो उस एनर्जी से ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, प्रोटॉन उससे नहीं निकल सकता। तो हम कह सकते हैं कि जब फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चार्ज डेवलप नहीं होता है, चार्ज क्रिएट नहीं होता है, चार्ज केवल ट्रांसफर होता है। किसके ट्रांसफर होने से? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। तो ये मेरा एक टॉपिक क्लियर हुआ कि फ्रिक्शन से हमने किसी बॉडी को चार्ज कर दिया है। अब हम दूसरा जो इसमें पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें कंडक्शन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन जब हम करेंगे, रबिंग जब हम करेंगे तो जिसका वर्क फंक्शन कम है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसका वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन जिसका कम है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पर चला जाएगा। तो किससे किस पर जाएगा? दैट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एटम, वर्क फंक्शन पर डिपेंड करेगा। दूसरा है कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए जैसे आपको पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर कंडक्शन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा टॉपिक है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? अगर मैंने एक बॉडी को चार्ज कर दिया है, जैसे मैंने एक जग में पानी भर लिया है, तो उस जग को मैं दूसरे गिलास के कांटेक्ट में लाऊंगा तो पानी जो है वो जग से गिलास में आ जाएगा। पानी जग से किसी पतीले में भी आ सकता है। कंडक्शन हो रहा है, उसका बहाव हो रहा है, उसका चालन हो रहा है। हिंदी में अगर बात करें तो अपन, जैसे मैंने लिखा है चालन, कंडक्शन, चालन हो रहा है। यानी कि चार्ज को किसी पतीले में रखा है, पानी को जैसे रखते हैं तो आप उसको फ्लो कर सकते हो, उसका कंडक्शन हो सकता है। अब कंडक्शन कैसे होगा? किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा? यानी A to B कंडक्शन होगा या B to A कंडक्शन होगा? तो ये जो कंडक्शन है, जैसे एक नेचर का रूल है कि ग्रेविटी ऑलवेज अट्रैक्ट बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हिंदी में बोले तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती हैं। ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ फ्रॉम ग्रेविटी। ये नियम है, ये लॉ है, ये मैंने नहीं बनाया है। ये किसने बनाया है? ये नेचर ने बनाया है। नेचर ने अपना तालमेल बैठाया है, सामंजस्य बैठाया है, अपना बैलेंस बनाया है। और उस बैलेंस के लिए नेचर के जो गिफ्टेड हैं उन्होंने अपने अपने रूल बना रखे हैं। तो ग्रेविटी से बॉल हमेशा कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। पानी की टंकी में पानी है, नीचे अपन चालू करेंगे हायर लेवल टू लोअर लेवल। सिमिलरली एयर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एयर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू एयर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट जो है, एनर्जी जो है, उसका फ्लो हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दो बॉडी मेरे पास हैं, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी। चार्ज का फ्लो ए से बी में होगा या बी से ए में होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है, इसका पोटेंशियल VA है, इसका पोटेंशियल VB है। इफ VA इज ग्रेटर देन VB, देन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम A to B। और अगर इसका उल्टा है, पोटेंशियल हम बोलते हैं विभव को। पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ के आए हो, आगे भी पढ़ लोगे डिटेल से।
अभी हमें इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पोटेंशियल का पूरा चैप्टर आएगा आपका, उसमें हमें इसको ब्रीफली पढ़ लेना है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल्स पे ही दिमाग लगाएंगे। केवल आपको इतना याद रखना है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस बात को याद रख लेना है। पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है, ए का विभव बी से ज़्यादा है, देन ए टू बी। एक बात और याद रखनी है, फ्लोइंग ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स क्वांटिटी। जैसे यहां पे 100 कूलम चार्ज है और यहां पे 20 कूलम चार्ज है, यहां पे 100 कूलम है, यहां पे 20 कूलम है, तो जनरली आपको देखने से ऐसे लगेगा कि फ्लो ए से बी में ही होगा, लेकिन बी से ए में भी हो सकता है। क्वांटिटी ए में ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, लेकिन फ्लोइंग जो है वो बी से ए में भी हो सकती है। यानी कि आपको पता है कि एक जग में पानी है, एक गिलास में पानी है। मैंने जैसे आपको बताया कि पानी का फ्लो किस पर डिपेंड करता है, उसके वाटर लेवल पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। पानी के टैंक में तो बहुत सारा पानी होता है, जो नीचे अपन होद बना के रखते हैं उसमें तो बहुत सारा पानी है, और ऊपर जो टंकी है उसमें 500 लीटर की टंकी है। दोनों को कनेक्ट किया, पानी कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। यानी कि पानी की जो फ्लोइंग है, पानी का जो प्रवाह है, वो हायर लेवल टू लोअर लेवल होगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी तो नीचे जो टैंक बनाया हुआ है उसकी ज़्यादा है, क्योंकि उसका नेचर ही ये कहता है कि उसका जो फ्लोइंग है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल है। ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी या क्वांटिटी पर वो डिपेंड नहीं कर रहा, वो तो किस पर डिपेंड कर रहा है, केवल उनके लेवल। एक गिलास में पानी ले लिया आपने, उसको ऊपर कर दिया, एक जग से कनेक्ट कर दिया, तो पानी कहाँ आएगा, गिलास से जग में आएगा, और जग को ऊपर कर दिया तो कहाँ आएगा, जग से गिलास में आएगा। सेम यही चीज़ इसमें होती है कि जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो किसके पास चार्ज ज़्यादा है, किसके पास चार्ज ज़्यादा है वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखेगा, मायने रखेगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका विभव ज़्यादा है। अब अभी मैं इस टॉपिक पर पोटेंशियल पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप आराम से उसको दूसरे जो चैप्टर है उसमें पढ़ लोगे। हम तो केवल इसके न्यूमेरिकल्स को अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको डियर याद रखना है कि उसकी क्वांटिटी पर, चार्ज की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे देन चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर ए का पोटेंशियल ज़्यादा है, अब ये पोटेंशियल क्या है उसको अगले चैप्टर में हम पढ़ते रहेंगे। अभी केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना है कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, और अगर बी का ज़्यादा है तो हम कह देंगे चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए। अब ये चीज़ आपको जैसे ही एक ऑब्जेक्ट आपने लिया कि इसके ऊपर चार्ज है 100 कूलम और ये आपका न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा। अगर दोनों चार्ज बॉडी हैं तो भी फ्लो हो जाएगा। और ये फ्लो कब तक होगा इस बात को याद रख लेंगे। एक चीज़ तो आपको देखा है आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर जो है, जिसको मैं हिंदी में लिख दूं, विभवांतर के कारण फ्लो हो रहा है। तो कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक विभवांतर कितना नहीं हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस कितना नहीं बन जाए, जीरो नहीं बन जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब बनेगा, जब दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी कि पहले इस पर पोटेंशियल VA था, अब और इस पर VB था, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। कब तक होगा, जब तक दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। तो कुछ देर के बाद में दोनों का पोटेंशियल V बन जाएगा, एक का पोटेंशियल कम होगा, एक का पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे जैसे फ्लोइंग होगी, जैसे जैसे चार्ज का फ्लो होगा, कंडक्शन होगा, तो जिससे चार्ज का कंडक्शन हो रहा है
एक का पोटेंशियल कम होना स्टार्ट होगा और दूसरे का पोटेंशियल राइज होना स्टार्ट होगा। एक का पोटेंशियल कम होता जा रहा है, दूसरे का राइज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कुछ टाइम के बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसकी कंडक्शन यानी कि उसका फ्लोइंग जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रिपीट कर रहा हूं कि ये कंडक्शन कब तक होता रहेगा, जब तक उस पर दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। जब तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाती तब तक इसका फ्लो होता रहेगा। ये आपका टॉपिक नहीं है, केवल आपको इतना सा याद रखना है, क्योंकि हम आज न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं इस पर कि फ्रिक्शन में तो दोनों को मैंने रबिंग किया तो जिसका वर्क फंक्शन कम था वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पर आ गया। इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इस पर पॉजिटिव, जिस पे आया उस पे नेगेटिव। ये तो फ्रिक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। कंडक्शन में मैंने क्या बताया कि जब हम दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है वो स्फीयर के लिए आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। V = KQ/R। Q इस पर चार्ज है, R इसकी रेडियस है, और इसके लिए बात करेंगे तो KQ2/R2। सपोज इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, और सपोज इस पर चार्ज की वैल्यू Q1 है, इस पर चार्ज की वैल्यू Q2 है। इस पर चार्ज कितना है Q1, इसकी रेडियस कितनी है R1। सिमिलरली ये भी स्फीयर है, गोला है, जिस पर चार्ज कितना था Q2 और इसकी रेडियस कितनी है R2। अब मैंने दोनों को जोड़ा, कनेक्ट कर दिया। कुछ देर के बाद में, जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा, कुछ देर के बाद में इस पर दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जब दोनों पर पोटेंशियल सेम होगा तब ना तो A से B में फ्लोइंग होगी और ना ही B से A में फ्लोइंग होगी। यानी कि पोटेंशियल जब सेम हो जाता है तो फ्लोइंग स्टॉप हो जाती है। तो ये इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ। अब हम ये बता देंगे कि हमारे पास जैसे दो हमारे पास स्फीयर हैं, दो स्फीयर हैं, एक पर चार्ज Q1 है और जो सेकंड है उस पर चार्ज की वैल्यू, आवेश की वैल्यू Q2 है। एक की रेडियस R1 है त्रिज्या, दूसरे की त्रिज्या रेडियस R2 है। तो इसके लिए मैं बता सकता हूँ, जब मैंने इनको दोनों को कनेक्ट किया तो रेडियस तो चेंज होगी नहीं। पहला जो था उसकी रेडियस R1 ही बनी रहेगी और दूसरा जो है उसकी रेडियस कितनी बनी रहेगी, R2 बनी रहेगी। दोनों को मैंने आपस में जोड़ रखा है। जब चार्जिंग इनकी रुक जाएगी, जब चार्जिंग इनकी रुक जाएगी, कब रुकेगी, जब दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो जाएगी, जब दोनों पर विभव का मान बराबर हो जाएगा, तब दोनों पर ना तो A से B में जाएगा ना B से A में जाएगा। इसको मैं A कह रहा हूं, इसको B कह रहा हूं। जब यहां पहले Q1 था, अब जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो ये Q1 की वैल्यू चेंज होकर के कितनी हो गई, Q1 हो सकता है ये इधर से इधर इसका चार्ज चला गया हो। कब, जब इस पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, और इसका चार्ज बदल करके कितना हो गया, Q2। लेकिन पहले टोटल चार्ज कितना था, पहले टोटल चार्ज था Q1 प्लस Q2। पहले जो टोटल चार्ज था वो कितना था, Q1 प्लस Q2, और उसकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी, Q थी। अब टोटल चार्ज कितना हो गया, अभी भी Q1 प्लस Q2, और ये वैल्यू भी किसके बराबर है, Q के बराबर ही है, क्योंकि कोई चार्ज लीक नहीं हुआ है। जग से पानी गिलास में आया है, पहले एक जग और एक गिलास, और अब भी एक जग और एक गिलास, यानी कि दोनों में वैल्यू क्या रहेगी, टोटल चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बराबर Q है, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 भी कितना है, Q है। ये केस कब है, जब मैंने दोनों को जोड़ दिया और कुछ देर के बाद में पोटेंशियल सेम हो गया, यानी कि फ्लोइंग कंडक्शन रुक गया। इसमें कंडक्शन हो रहा है A से B में या B से A में चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख दूंगा कि अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू, इसको याद रखना है आपको, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम, बहुत ही फटाफट न्यूमेरिकल हम इसको सॉल्व कर देंगे। अगर ये केस बन जाता है मेरा
कि जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम बन जाती है तो उस केस में अगर चार्ज Q1 से बदल करके Q1 डैश हो गया है, Q2 से बदल करके Q2 डैश हो गया है, रेडियस इनकी R1 और R2 हैं, दोनों स्फीयर हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाई R2। ये चीज आपको याद रखनी है। Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाई R2। ये पोटेंशियल वाले फॉर्मूले से, अभी मैं इसको डिराइव नहीं करना, मेरा यहाँ पे टॉपिक डिराइव करना नहीं है, केवल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करना है आपके साथ। तो ये KQ बाई R1 KQ बाई R2 जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा नहीं है, आपको वहाँ पे दिमाग नहीं ले जाना अपना, केवल आपको ये याद कर लेना है, रट लेना है कि Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाई R2। Q1 और R1 मत कर देना, Q1 R1 मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं है। केवल ये कंडीशन, ये फॉर्मूला कब होगा, जब दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, जब ना तो A से B में चार्ज जाएगा ना B से A में चार्ज जाएगा, उस केस में ही ये फॉर्मूला आपको लिखना है। सुन लेना मेरी बात को, यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को नहीं लिख सकते हैं Q1 बाई R1 बराबर Q2 बाई R2, क्योंकि Q1 बाई R1 और Q2 बाई R2 दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं है। इस केस में दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई है, तब हम ये लिख सकते हैं Q1 डैश बाई R1 इज इक्वल टू Q2 डैश बाई R2, और यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं Q1 डैश बाई Q2 डैश बराबर R1 बाई R2। Q1 डैश बाई, इधर लिख दिया मैंने इसको, Q2 डैश ट्रांसफर कर दिया, इज इक्वल टू R1 बाई R2। तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, Q1 डैश बाई R1, या सीधा यूँ कर लें Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2। याद रहे कि ये Q1 डैश और Q2 डैश जो है वो उस टाइम पर चार्ज हैं जब पोटेंशियल की वैल्यू दोनों स्फीयर पर बराबर हो जाती है, सेम हो जाती है। इसका एक फॉर्मूला अपन और लिख सकते हैं, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये Q1 प्लस Q2। इसको भी हम डियर प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको नीट और जेईई के एग्जाम में इसको प्रूफ नहीं करना, आपको कुछ फॉर्मूले हैं वो डायरेक्ट याद रखने हैं, और प्रूफ अगर किसी को चाहिए तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। और वैसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, तो उसमें ये चीज़ हम प्रूफ भी कर सकते हैं। अभी आपका जो मेन पर्पज़ है वो इसको याद करना है, इसको रट लेना, Q1 डैश बाई R1 Q2 डैश बाई R2 कैसे आया वो आगे के चैप्टर में पढ़ लेंगे, फिर भी समझ नहीं आया मैं प्रूफ कर दूंगा। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला ये याद रख लेना, दूसरा फॉर्मूला ये याद रख लेना, Q1 डैश। देखो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे Q1 डैश क्या है, R1 क्या है, Q1 और Q2 क्या है। Q1 and Q2 are here the value of charge before connected them. Q1 and Q2 are the value of charge before connected them. जब हमने इनको नहीं जोड़ा है, जब उनको जोड़ा नहीं है, उस टाइम पर वैल्यूज जो हैं वो Q1 और Q2 हैं। R1 and R2 are radius of sphere first and second, दोनों गोलों की त्रिज्याएं हैं। एंड Q1 डैश इज हियर द वैल्यू ऑफ चार्ज व्हेन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आर सेम। इस केस में जब दोनों को जोड़ दिया, पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई, फ्लोइंग बंद हो गई, उस टाइम पर इस पर जो चार्ज रिमेनिंग है, या इसने जो भी लास्ट में जो बचा है इसके पास, तो उसकी वैल्यू Q1 डैश है। तो ये फॉर्मूला बन गया है। दूसरा एक फॉर्मूला बन गया है Q2 डैश इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2, और ये Q1 प्लस Q2। दोनों एक जैसे ही फॉर्मूले हैं, केवल डिफरेंस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, Q1 डैश बाई R1 या Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला जिसमें ये 1 किया है, ये टोटल चार्ज और ये टोटल उसकी रेडियस। सिमिलरली ये R2, ये टोटल चार्ज और ये टोटल रेडियस। तो इसका जो हम
एक सेंटेंस में अगर हम बात करें इतनी कहानी की, तो ज़्यादा प्रेशर माइंड पे नहीं डालना है, केवल एक लाइन को याद रखना है, उसके बाद में न्यूमेरिकल चुटकियों में सॉल्व होंगे। क्या लाइन है वो, टाइम देख लेता हूं मैं, 7। हाँ, इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन अभी आपको फटाफट सॉल्व करा देता हूं। आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि कंडक्शन से चार्ज जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कैसे हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस से हो रहा है। पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है उससे दूसरी पोटेंशियल कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो हो रहा है, और तब तक होगा जब तक पोटेंशियल की वैल्यू दोनों पर सेम नहीं हो जाए। अब ये पोटेंशियल की नई कहानी कहाँ से स्टार्ट हो गई, ये आगे के चैप्टर में पढ़ लेंगे, अभी हम केवल न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। तो ये Q1 ये आपका हो गया है, ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। देखिए फटाफट अगर ये फॉर्मूले हमें आते हैं तो हम चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 2 conducting sphere of radii 10 cm and 30 cm are charged with 20 microcoulomb and 80 microcoulomb। दो मेरे पास स्पीयर हैं, एक स्पीयर जो है उसकी रेडियस R1 बराबर 10 सेंटीमीटर दी है, दूसरा जो है उसकी R2 बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। दो गोले हैं, एक पहला स्पीयर जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर, दूसरा जो गोला स्पीयर उसकी रेडियस 30 सेंटीमीटर। पहले पर 20 माइक्रोकुलाम है तो ये Q1 बराबर 20 माइक्रोकुलाम, और दूसरा जो है उस पर 80 माइक्रोकुलाम चार्ज है। फर्स्ट स्पीयर have 20 microcoulomb charge and second sphere have 80 microcoulomb and radius of them are 10 centimeter and 30 centimeter respectively. Now both are connected. These spheres are brought into contact, then calculate final charge on each sphere. जब मैंने इनको दोनों को जोड़ दिया है तो अब इन पर फाइनल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, दोनों को मैंने इस टाइप से टच कर दिया तो हमने ये कंसिडर किया कि यहाँ पे Q1 है, अब ये Q1 डैश हो गया है, और यहाँ पे Q2 जो था दोनों के जोड़ने के बाद में, क्योंकि एक से चार्ज कम होगा दूसरे पर चार्ज उतना ही बढ़ जाएगा, और रेडियस उतनी की उतनी रहनी है R1 और R2। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, Q1 डैश और Q2 डैश। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला तो मेरा ये आ गया, Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है Q1 डैश बाई Q2 डैश इज इक्वल टू R1 बाई R2, और R1 कितना बन गया है आपके पास, R1 पहले से है 10 और R2 है जो है वो आपके पास 30 है, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया है तो ये 1/3 आ गया है। यानी कि R1 को अपन 1 कर सकते हैं और R2 को कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। अब देखिए फटाफट इस फॉर्मूले से हम लेते हैं Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना रह जाएगा वो मैं आपको बता दूं। Q1 डैश इज इक्वल टू R1 को मैं यहाँ से 1 कर दूंगा, ये 1 हो गया है। R1 प्लस R2 तो इसको मैं कर दूंगा 1 प्लस 3, देख लीजिए R1 1 कर दिया, R2 3 कर दिया है, तो R1 ये R1 प्लस R2 1 प्लस 3, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 को हम कर देंगे 20 प्लस 80 माइक्रोकुलम। ये हो गया आपका 20 और 80, ये 100 हो गया, ये डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो ये 100/4 माइक्रोकुलम, और ये हो गया आपका कितना 25 माइक्रोकुलम। किस पर चार्ज की वैल्यू आ गई है, पहले स्पीयर पर, कब, जब दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली आपसे पूछे कि दूसरे पर कितनी वैल्यू होगी, तो दूसरे का फॉर्मूला ये वाला होगा Q2 डैश इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से R2 की वैल्यू 3 कर देंगे हम, R2 की वैल्यू 3 कर देंगे तो ये Q2 डैश इज इक्वल टू, ये देखिए Q2 डैश इज इक्वल टू R2 बाई R1 प्लस R2 ये वाला है तो मैंने लिख दिया R2, और फिर R1 प्लस R2 तो ये लिख दिया मैंने 1 प्लस 3, और इधर इनटू में मैंने कर दिया, ये देखिए
Q1 प्लस Q2 और Q1 प्लस Q2 को मैंने कर दिया है 20 प्लस 80 माइक्रोकुलाम। ये यहाँ पे हो गया 3/4 और ये इनटू में हो गया 100 माइक्रोकुलाम। ये यहाँ से कैंसिल हो गया और ये हो गया 75 माइक्रोकुलाम। इसको अपन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पानी एक जग से बीकर में आया है, जग से ग्लास में आया है, कहीं भी लीकेज नहीं हुआ है, तो जितना पहले पानी था उतना पानी ही बाद में बचेगा। तो जितना चार्ज पहले था, तो पहले टोटल कितना चार्ज था, ये 20 माइक्रोकुलाम था, ये 80 माइक्रोकुलाम था। पहले टोटल जो चार्ज था वो 20 प्लस 80 माइक्रोकुलाम जो है वो 100 माइक्रोकुलाम था। और अब एक का तो ज़्यादा हो गया, यानी कि 20 से 25 हो गया, और दूसरे का 80 से कितना बन गया, 75 बन गया। लेकिन अब भी दोनों को जोड़ेंगे आप तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो वो 25 प्लस 75 इज इक्वल टू ऑल्सो 100 माइक्रोकुलाम। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि दो आपके पास स्फीयर, 2 स्फीयर है रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, charged by 20 microcoulomb and 80 microcoulomb are connected to each other, then what will be the value of charge when both are at same potential? या आफ्टर सम टाइम आपको कह दें कि थोड़ी देर के बाद में उन पर चार्ज की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो हम कहेंगे एक पर 25 हो जाएगा, दूसरे पर 75 हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और आप उसमें ये भी कह सकते हैं, देखिए अगर दोनों स्फीयर की रेडियस बराबर है, दोनों गोले जो हैं उनकी रेडियस बराबर है, इस पर भी R है, इस पर भी R है, इस पर चार्ज Q1 था और इस पर चार्ज Q2 था, ये R1 बराबर R है, ये R2 बराबर R है, दोनों जो गोले हैं दोनों की रेडियस बराबर है, दोनों पर चार्ज की पहले वैल्यू जो थी वो Q1 Q2 है, और अब इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है, आपस में जोड़ दिया है, तो अब चार्ज की वैल्यू क्या बनेगी। तो देखिए यहाँ पे मैं R1 और R2 दोनों में बराबर हैं, तो मैं इसको फर्स्ट कह रहा हूँ, इसको मैं सेकंड कह रहा हूँ, तो इस पर चार्ज कितना बनेगा वो देख लीजिए आप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, R1 को R लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये बन गया R1 और R2 दोनों सेम है, तो इसको मैंने कर दिया 2R इस फॉर्मूले से, और ये हो गया मेरा Q1 प्लस Q2, ये Q1 डैश की वैल्यू है इस पर, यानी कि कनेक्ट करने के बाद में जो चार्ज बचेगा वो Q1 डैश है। इस फॉर्मूले से मैंने किया, कब क्वेश्चन में गिवन है कि आपके जो दोनों स्फीयर हैं उनकी रेडियस बराबर है, R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R, तो इस फॉर्मूले में मैंने पुटअप किया, R1 को मैंने R लिखा, ये R प्लस R को 2R लिखा, ये Q1 प्लस Q2 लिखा, जो कनेक्ट करने से पहले इन पर चार्ज की वैल्यू थी। तो अब R से R कैंसिल हो गया है, तो अब जो पहला स्फीयर है उस पर चार्ज हो गया टोटल चार्ज का हाफ, Q1 प्लस Q2 बाई 2। सिमिलरली दूसरे पर भी यही हो जाएगा, ये Q2 डैश है, Q2 डैश, दोनों की रेडियस क्वेश्चन में गिवन है कि R1 बराबर R2 है, ये गिवन है, R1 इज इक्वल टू R2, तो ये R1 इज इक्वल टू R2 अगर इसमें करते हैं तो ये Q2 डैश इज इक्वल टू ये R प्लस, देखो ये R प्लस R कितना बन गया 2R, और ये हो गया मेरा Q1 प्लस Q2, ये R से R कैंसिल, कितना आ गया Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो ऐसे दोनों गोलों पर चार्ज की वैल्यू जो है वो पहले जितनी वैल्यू थी दोनों की उनकी आधी रह जाएगी। ऐसे में कंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बोर्ड में आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कल हम अगले चैप्टर में हम जो चार्जिंग बाई इंडक्शन है वो पढ़ेंगे, और फिर कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो कल अपन मिलते हैं, थैंक यू।